हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम अपना 10वीं क्लास का जो नया पाठ है चैप्टर नंबर 8 जीव कैसे जन्म करते हैं या जीव जन्म कैसे करते हैं इस पाठ की शुरुआत करेंगे। जीव जन्म कैसे करते हैं, जन्म क्या होता है, क्यों जरूरी है जीवों के अंदर, और लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म में क्या अंतर होता है। इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के बारे में बात की जाएगी, पढ़ा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म क्या होता है, क्यों जरूरी है जन्म। क्या विभिन्न जैव प्रकर्मों की तरह, जैव प्रकर्म आपने 6th पार्ट के अंदर लेसन के अंदर पढ़ा था कि विभिन्न जैव प्रकर्म होते हैं, वो शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, अनुरक्षण के लिए जरूरी होते हैं, या सीधी बात करें कि वो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या जन्म भी जीवन के लिए जरूरी है? क्या जिस तरह से एक शरीर को विभिन्न जैव प्रकर्मों की जरूरत होती है, क्या उसी प्रकार जन्म की भी जरूरत होती है? तो हम कहेंगे कि जीवन के लिए जरूरी नहीं, लेकिन सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, वंश चलाने के लिए जरूरी होता है। जो प्रक्रिया बनाई जाती है उसे जन्म बोल दिया जाता है। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह देखते हैं। अगर एक जीव की बात की जाए, एक जीव को रखा जाए, तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता, लेकिन अगर उसी जैसे हजारों लाखों जीव एक ग्रुप, एक समूह तैयार हो जाए, तो उनकी उपस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह जो समूह बनता है, एक प्रकार के जीवों का या विभिन्न प्रकार के जीवों का जो समूह बनता है, उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, उस जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उसे जनन कहा जाता है। तो अगर सिंपल परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो क्या कहेंगे कि वंश चलाने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। या दूसरी तरह क्या कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव, जिसको हम जनक कहते हैं, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा कि कोशिका विभाजन होता है। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। जिन कोशिकाओं के अंदर समान सूत्री विभाजन होता है, उसमें जितने गुणसूत्र कोशिका में, जनक कोशिका में होते हैं, उतने ही संतति कोशिका में मिलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में आपने पढ़ा हुआ है कि गुणसूत्र आधे रह जाते हैं और एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। वही कोशिका विभाजन उत्तरदायी रहेगा इस जनन प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोशिका होती है, उसके बीच में गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर ही धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इन धागे जैसी संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। अब जो जनक का मूल काम रहेगा वो होगा डीएनए की प्रतिकृति बनाना। जनन का मूल कार्य डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? प्रतिकृति बनाना। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, इस डीएनए का पूरा नाम बोला जाता है। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र जो केंद्रक में मिलेंगे, जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ये गुणों के वाहक होते हैं, जो जनक से जो जीव बढ़ता है, संतति बढ़ती है, उस तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सूचनाओं तक, जो सूचनाएं हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती हैं। गुणधर्म मिलते हैं, मनुष्य के जो जीव हैं वो मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनके काम जो है मनुष्य जैसे ही होते हैं, और जो जीव जंतु हैं उनके कार्य उन जीव जंतुओं के जैसे होते हैं, उनकी आकृति उन जैसी होती है। वो जो सूचनाएं हैं वो इन गुणसूत्रों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इन गुणसूत्रों के अंदर डीएनए पाए जाते हैं जो सूचनाओं के वाहक रहेंगे, और इन डीएनए में ही प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश होते हैं, सूचनाएं होती हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि डीएनए की प्रतिकृति कैसे बनेगी। उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश होगा। अगर ये संदेश, ये सूचना बदल गई किसी कोशिका के अंदर, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो अलग बन जाएगा, भिन्न प्रोटीन बन जाएगा, और गुणधर्म में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो कोशिका है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति है, वो बदल जाएगी। तो वो इस प्रोटीन संश्लेषण पर निर्भर करेगी, और वो किसके द्वारा होगी, वो सूचनाएं कहां होंगी, वो डीएनए में होंगी। जो किसके खंड होंगे, गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, इसमें मौजूद होंगे। अब कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब डीएनए प्रतिकृति की बात होगी कि डीएनए की प्रतिकृति कैसे बढ़ती है, कैसे कॉपी बढ़ती है डीएनए की। जो कोशिका होगी उसके अंदर रासायनिक जो क्रियाएं होंगी वो उत्तरदायी होती हैं डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए। तो जो डीएनए होगा वो दो हिस्सों में, दो कॉपियों में बंट जाएगा। तो डीएनए की कितनी प्रतिकृति बन जाएगी, दो प्रतिकृति बन जाएगी। अब जो मूल डीएनए है, जो मौलिक मुख्य डीएनए होगा, उसकी जो दो कॉपी बनेगी, एक तो कोशिका के अंदर ही रहेगी। अब क्योंकि एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, तो या तो उस केंद्रक की जो दूसरी कॉपी बन रही है, प्रतिकृति बन रही है, उसको अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। अब क्योंकि उसकी अपनी कोशिकीय संरचना नहीं होगी, उसका अनुरक्षण नहीं होगा, तो वो नष्ट हो जाएगी। अब उसको बचाने के लिए, या वो कैसे बचेगी, जो इस डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ ही कोशिकीय संरचना भी दो हिस्सों में बंटनी शुरू हो जाएगी, और ये जो दो प्रतिकृतियां हैं, दोनों कोशिकीय संरचना के साथ कोशिका काय जिसको बोलेंगे, कोशिका काय के साथ अलग अलग हो जाती है। अब इस तरह से फिर डीएनए की दो प्रतिकृति बन जाएगी, और ऐसे
दो कोशिकाएं कोशिका विभाजन द्वारा प्राप्त हो जाएंगी, जो जीव की उत्पत्ति में सहायक होती है। इस तरह कोशिका विभाजन होता रहेगा और जीव का निर्माण होता रहेगा। अब जो सूचनाएं हैं कि किस प्रकार के गुण किस जीव के अंदर आने चाहिए, उसमें सहयोग रहेगा डीएनए का या गुणसूत्र की। अगर बात करें गुणसूत्र का, तो यह है कि मूल जो प्रतिकृति है डीएनए की, या जो जन्म की प्रक्रिया है किस डीएनए को बनाना, तो वो किस प्रकार बनता है, वो कोशिका विभाजन के द्वारा बनता है। उसी के आधार पर फिर विभिन्नताएं आती हैं, वो बाद में बात करते हैं, लेकिन हमने यहां जन्म की बात की और डीएनए प्रतिकृति बनाने की बात की। उसके बाद बात करते हैं कि जो जन्म है, लैंगिक जन्म क्या होता है और अलैंगिक जन्म क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, वो इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया जाएगा। क्योंकि जब हम अलैंगिक जन्म या लैंगिक जन्म की अलग अलग विधियों की बात करेंगे, तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो विधियां पढ़ रहे हैं, वो अलैंगिक जन्म है तो क्यों है, क्यों उनको अलैंगिक जन्म कहा, क्यों उनको लैंगिक जन्म कहा। तो बात करते हैं लैंगिक और अलैंगिक जन्म में अंतर। पहले लैंगिक जन्म का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा कि जनक से, जो जीवन देने वाला है, उससे संतति जीव बनता है, नया जीव बनता है, बच्चा बनता है, या बोलने की जन्म होता है नए जीव का, तो वो हम उसको संतति बोल देंगे कि नया जीव उत्पन्न होगा। वो पेड़ पौधों में भी हो सकता है, नए जीव के रूप में उसे लिखेंगे 3 भागों से होता है उसको हम। अब लैंगिक जन्म की अगर बात करें कि अगर दो जनक की सहायता से, नर और मादा दोनों जनक की सहायता से, दो जीवों की सहायता से जो जन्म प्रक्रिया होती है, उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। दो जनक, नर और मादा से संतति उत्पन्न होने की प्रक्रिया को लैंगिक जन्म कहते हैं। यह बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं, उनके अंदर वो जीव दूसरे जंतु भी आ जाएंगे और मनुष्य भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं अलैंगिक जन्म की, तो यहां पे बोला दो जनक से संतति बनता है। जब एक ही जन्म से एकल जीव जनक से नया जीव उत्पन्न होता है, तो नए जीव का मतलब क्या हो जाएगा, नए एकल जीव का, कि जो जनक है उसके विभिन्न भागों से भी नया जीव, नया पौधा बन रहा है, तो वो अलैंगिक जन्म हो जाएगा। दूसरी बात करें, एक निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलेख होते हैं, तो इसके अंदर वो प्रक्रिया होगी, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। बात आ जाती है कि निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन क्या है, अभी बताया, युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक जो नर से मिले, मादा युग्मक जो मादा से मिले, दोनों पे दोनों संलित जुड़ जाते हैं, संलित हो जाते हैं और उससे युग्मनस बनता है। उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं।
अब क्योंकि ये एकल जीव से है, इसमें युग्मक की बात नहीं होती, इसलिए निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। तीसरा, जो संततीय गुण है, संतति में दोनों जनक के गुण पाए जाते हैं। तो जो संतति होगा, जो जीव नया जीव उत्पन्न होगा, उसके अंदर नर और मादा यानी दोनों जनक के गुण मिलेंगे 50-50% में। तो जबकि अब एकल जीव है, उसके अंदर जो निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो एक ही जीव के गुण मिलेंगे और ये कहें कि नए गुण उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे जनक के अंदर गुण है वही गुण उत्पन्न होंगे। संतति में समान रूप से जनक के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कोशिका विभाजन की, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कोशिका विभाजन होता है या तो वो अर्धसूत्री होता है या वो समसूत्री होता है। तो अगर समान रूप की बात आ जाए, समानता की बात आ जाए, तो हम यहां अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, समान गुण। तो यहां जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन अलैंगिक जनन में क्योंकि नए गुण उत्पन्न हो रहे हैं तो यहां अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसके अलावा बात करें कि ये किसमें भी देगा, तो जितने भी उच्च श्रेणी के जीव जंतु होंगे, सजीव होंगे, चाहे वो पेड़ पौधे भी हैं, उनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या निम्न श्रेणी के जो जीव जंतु हैं, एक कोशिकीय जीवों में हम अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात करें, स्पाइरोगाइरा की बात करें, प्लेनेरिया की बात करें, तो उन जीवों के अंदर और बाकी पौधे के विभिन्न भागों से नए पौधे का बनना, तो वो सभी अलैंगिक जनन में आ जाता है, उसके उदाहरण के रूप में आ जाता है। तो ये मुख्य अंतर हो जाता है लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन पेड़ पौधों के अंदर कैसे होता है, जीव जंतुओं में कैसे होता है, कौन कौन से भाग होते हैं उनके, निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, उन सारी बातों को नियमित रूप से स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो जो आपको बताया जा रहा है वो आपने अपना वर्क सही और सुचारू रूप से करना है।